नमस्कार दोस्तों, 13 अक्टूबर 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में डिस्कस करूंगा। 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में डिस्कस करूंगा और पहला आर्टिकल है सिलिकॉसिस प्रिवेंशन पॉलिसी को लेके। देखिए, होता यह है कि जो लोग माइंस वगैरह में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, तो आपको पता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में जब आप काम करते हो तो सीमेंट और आसपास जो कचरा सा होता है, जिसमें पीएम मटेरियल्स भी बहुत सारे होते हैं, पर्टिकुलेट मैटर मटेरियल्स बहुत सारे होते हैं, तो वो क्या होता है कि इंसान के नॉस्ट्रल्स के थ्रू, मुंह के थ्रू उसके शरीर के अंदर चले जाते हैं और एक बीमारी कॉज करते हैं जिसको बोला था सिलिकॉसिस। इंडिया में जो सिलिकॉसिस नाम की बीमारी है, इसकी वजह से बहुत सारे वर्कर्स मरते हैं। और इंडिया की जो सिलिकॉसिस प्रिवेंशन पॉलिसी है, ये किस प्रकार से काम कर रही है, इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप टेक्निकल डेफिनेशन देखेंगे सिलिकॉसिस बीमारी की, तो इट इज अ लॉन्ग टर्म लंग डिजीज कॉज्ड बाय इनहेलिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ क्रिस्टलाइन सिलिका डस्ट। तो सिलिका डस्ट अगर आपके शरीर के अंदर जाती है तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म जो लंग डिजीज होगी उसको आप सिलिकॉसिस बोलते हैं। और अगर एक बार ये हो गई तो काफी डेडली हो जाती है लॉन्ग टर्म में। और चूंकि माइंस और जो मजदूर वगैरह होते हैं तो लगातार ही काम करते रहते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो ये बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। तो एक इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। दूसरा है जैबिंग चिल्ड्रन। देखिए, कोवैक्सीन लगभग 500 से ज्यादा बच्चों के ऊपर टेस्ट की जा चुकी है और ओवरऑल यहाँ पे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी है, इसने रिकमेंडेशन दी है डीसीजीआई को, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को। देखिए, डीसीजीआई जब भी कोई वैक्सीन अप्रूव करता है, उससे पहले जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी बना रखी सरकार ने, इसका अप्रूवल मिलना जरूरी है। तो अभी के लिए कोवैक्सीन को बच्चों में एडमिनिस्टर करने के लिए, खासकर 2 से 18 साल के बच्चों में एडमिनिस्टर करने के लिए, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने अपना पॉजिटिव रिकमेंडेशन दे दिया है डीसीजीआई को। अब डीसीजीआई पे डिपेंड करता है कि वो कब कोवैक्सीन को अप्रूवल देता है। अगर कोवैक्सीन को अप्रूवल मिल गया तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ज़ाइकोव डी को अप्रूवल मिल चुका है लेकिन अभी एडमिनिस्टर होना शुरू नहीं हुई है। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो बच्चों की वैक्सीन है, जिसको आप बोलते हो कोवोवैक्स, ओके, इसके अभी ट्रायल्स चल रहे हैं। तो अगर इस बीच में कोवैक्सीन को पहले अप्रूवल मिल जाता है बच्चों के लिए, तो ये पर्सपेक्टिव काफी बड़ा होगा। इस पर्टिकुलर न्यूज को समझने की कोशिश करते हैं, क्या क्या कंसर्न्स हैं यहाँ पे, इनको समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि क्या है कि जो एडल्ट्स के लिए भी कोवैक्सीन वैक्सीन है ना, उसको तक अभी डब्ल्यूएचओ का अप्रूवल नहीं मिला है और बच्चों की वैक्सीन भी इंडिया के अंदर अप्रूव हो रही। तो लेट्स सी कि इसके क्या कंसिक्वेंसेज, रेपरकशंस हो सकते हैं। फिर आइसिस वर्सेस तालिबान। देखिए, आइसिस नहीं बोलना चाहिए, एक्चुअली आईएसके बोलना चाहिए, इस्लामिक स्टेट खुरासन। अफगानिस्तान में तालिबान ने यह बोला कि भाई हम पुराने इस्लामिक रिपब्लिक, जो पुरानी अशरफ गनी की सरकार थी, इसको हटाएंगे और ओवरऑल लोगों को शांति अमन दिलवाएंगे। यही बात अब तालिबान ने 1996 में बोली थी, यही बात अभी बोली है। लेकिन शांति अफगानिस्तान के लोगों से बहुत दूर है, क्योंकि अब तालिबान और इस्लामिक स्टेट खुरासन के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। इस्लामिक स्टेट खुरासन को एक बहुत मेजर ऑर्गेनाइजेशन नहीं समझा जा रहा था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में, इनफैक्ट जब से काबुल के ऊपर तालिबान का कब्जा हुआ है 15 अगस्त, तब से लेके अब तक 3 मेजर अटैक्स कंडक्ट कर चुका है इस्लामिक स्टेट खुरासन। कहां पे? अफगानिस्तान के अंदर। तो अफगानिस्तान के लोगों से शांति अभी कोसों दूर है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को समझेंगे। और टेकिंग द लिड ऑफ इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज। देखिए, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल है। अब तक कितने बड़े बड़े मेजर लीक्स हुए हैं, इन मेजर लीक्स का मोडस ऑपरेंडी क्या होता है, ओवरऑल इसके कंसिक्वेंसेस क्या क्या है, कैसे इसको रोका जाएगा, क्या किया जाता है। तो ये सब पैंडोरा पेपर्स, पैनामा पेपर्स, ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात की गई है। ओवरऑल इस एक पर्टिकुलर आर्टिकल को हम लोग देखेंगे। एक प्रकार का रिवीजन है, क्योंकि पैंडोरा पेपर्स के ऊपर क्वेश्चन बनना बहुत हाई चांसेस है कि क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो 4 आर्टिकल्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। 2-3 आर्टिकल्स और भी इंपॉर्टेंट है, 2 इनफैक्ट, 3 नहीं। उनको मैं कोशिश करूंगा कि अलग वीडियो से मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। अपने मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं वो किसने किसने ज्वाइन किया है। धीरज चौधरी ने हमको ज्वाइन किया है, यूनिकॉर्न चेजर ने हमको ज्वाइन किया, अनिशा दास ने हमको ज्वाइन किया। अनिशा दास का 2nd मंथ एज ए मेंबर। वेलकम बैक अनिशा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। रूपम सांखला ने हमको ज्वाइन किया। प्रिया रामराज ने हमको ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच प्रिया, 6th मंथ एज ए मेंबर। वेलकम बैक प्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इतने लंबे समय से यू आर अ मेंबर, दैट स्पेसिफिकली हेल्प्स अ लॉट। देन प्रीति 367 ने हमको ज्वाइन किया है। कृष्णा बंसल ने हमको ज्वाइन किया। अदिति सिंह ने हमको ज्वाइन किया। स्मृति पैक्र ने हमको ज्वाइन किया है। विपुल सिंह ने हमको ज्वाइन किया। विपुल सिंह का ये 2nd मंथ एज ए मेंबर। एंड गौरव अग्रवाल ने हमको ज्वाइन किया। तो गौरव अग्रवाल, विपुल सिंह 2nd मंथ एज ए मेंबर, स्मृति पैक्र, अदिति सिंह, कृष्णा बंसल, प्रीति 367, प्रिया रामराज 6th मंथ एज ए मेंबर, रूपम सांखला, अनेशा दास 2nd मंथ एज ए मेंबर, यूनिकॉर्न चेजर,
and Dheeraj Chaudhary. Welcome back guys and girls for joining. Thank you so much for your consistent support. Members only video almost शुरू हो जाएंगी, लग रहा है थोड़ा समय आ जाएंगे. रियली सॉरी, मैं रोज ही सॉरी बोलता हूँ, बट ठीक है आ जाएंगे, यू कैन अंडरस्टैंड. चलिए, टेकिंग द लीड ऑफ द फाइनेंशियल फ्लो. सबसे पहले तो चलिए सिलिकॉन प्रिवेंशन पॉलिसी को डिस्कस करते हैं. ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस के हिसाब से चीजों को देखते हैं. पेंडोरा पेपर्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको एंड में देखेंगे. तो डू नॉट ब्रीथ इजी ऑन द सिलिकॉसिस प्रिवेंशन पॉलिसी. सिलिकॉसिस क्या है ये मैंने आपको बता दिया. हर साल हजारों की तादाद में इंडिया में वर्कर्स की जान जाती है सिलिकॉसिस बीमारी की वजह से. कोविड-19 के आने से पहले ही वर्कर्स के बीच में अगर पैंडेमिक की बात की जाए तो सिलिकॉसिस वाज वेरी इजीली इन द डेफिनेशन ऑफ पैंडेमिक फॉर वर्कर्स. तो अगर आप देखो, लॉन्ग बिफोर कोविड-19 हिट, काउंटलेस वर्कर्स engaged in mines, constructions and factories in India were silently dying of exposure to dust, at most exploitation and apathy. तो मतलब कोविड-19 से पहले हजारों की तादाद में जो वर्कर्स थे माइंस में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, वो डस्ट की वजह से मर रहे थे. ओवरऑल उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था. सरकार उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी. इस कंटेक्स्ट में राजस्थान एक ऐसा स्टेट था जो कि सामने आया. राजस्थान के साथ हरियाणा भी था. तो राजस्थान में 17% देश का मिनरल प्रोडक्शन होता है और राजस्थान में जो सिविल सोसाइटी है वो भी काफी एक्टिव है. तो 2015 में राजस्थान ने सिलिकॉसिस को एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया अंडर द राजस्थान एपिडेमिक एक्ट 1957. और 2019 में राजस्थान ने फॉर्मल न्यूमोकॉनियोसिस पॉलिसी रिलीज की. इससे पहले ऐसी फॉर्मल न्यूमोकॉनियोसिस पॉलिसी केवल हरियाणा में रिलीज की गई थी. उसके बाद कहां रिलीज की गई? राजस्थान में रिलीज की गई. अगर बात की जाए सिलिकॉसिस की, तो सिलिकॉसिस belongs to the pneumoconiosis family of diseases as told by the policy of राजस्थान. ये एक प्रकार की ऑक्यूपेशनल डिजीज है. जैसा कि मैंने पहले बताया, सिलिकॉसिस डस्ट एक्सपोजर की वजह से होती है. अगर लॉन्ग टर्म में सिलिकॉसिस हो गया किसी इंडिविजुअल को तो परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकती है. और ओवरऑल इस सिलिकॉसिस नाम के डिजीज को प्रिवेंट किया जा सकता है. सवाल ये उठता है कि जो गरीब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, क्या इनके बारे में कोई सोचता है? देखिए, बड़े बड़े जो आप कह सकते हो एम्प्लॉयर्स हैं, जो कि बड़े बड़े बिल्डिंगें बना रहे हैं, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, मॉल वगैरह कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे एक वर्कर को सिलिकॉसिस हो जाता है, वो बीमार पड़ जाता है. उसके बारे में कोई सोच रहा हो, इस बात के चांसेस देखिए कम ही है. बट ओवरऑल क्या हमारी भारत सरकार, केंद्र की सरकार ने कुछ किया है? यहाँ तुमने देखा कि भाई राज्य की सरकार ने अपनी पॉलिसी निकाल रखी, हरियाणा ने निकाल रखी. जी हाँ, केंद्र की सरकार ने भी कर रखा. एक सिलिकॉसिस पोर्टल है जिसको होस्ट करता है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. और इसके अंदर एक है सिस्टम ऑफ वर्कर सेल्फ रजिस्ट्रेशन, डायग्नोसिस तो डिस्ट्रिक्ट लेवल न्यूमोकॉनियोसिस बोर्ड्स एंड कंपनसेशन फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट. तो समझिए, एक सेल्फ वर्कर रजिस्ट्रेशन का सिस्टम है. तो मतलब इस डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट पे आके वर्कर रजिस्टर कर सकता है. और अगर उस पर्टिकुलर वर्कर को मान लो सिलिकॉसिस हो जाता है तो इसका डायग्नोसिस कैसे होगा? तो हर डिस्ट्रिक्ट में न्यूमोकॉनियोसिस बोर्ड्स बनाए गए हैं. ओवरऑल वो चेक करते रहते हैं कि कौन से वर्कर को सिलिकॉसिस है, कौन से को नहीं है. इस पर्टिकुलर जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, यहाँ पे वर्कर ही बता सकता है कि भाई इसको न्यूमोकॉनियोसिस के अंदर ये जो सिलिकॉसिस नाम की बीमारी है ये हो गई है. और फिर अगर किसी को बीमारी हो जाती है तो जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट बनाया जाता है ना, डीएमएफटी के अंदर जो ट्रस्ट आते हैं, माइनिंग में इन्वॉल्व होने वाली कंपनीज इन ट्रस्ट में पैसा डालती हैं, उस पैसे के थ्रू इन लोगों को हेल्प भी की जा सकती है. तो ऐसा नहीं है कि सिलिकॉसिस की वजह से अफेक्ट होने वाले लोगों को किसी प्रकार की कोई भी हेल्प नहीं है. 2 सालों में आप देख सकते हो कि 25,000 सिलिकॉसिस पेशेंट्स को कंपनसेशन मिल चुका है, लेकिन इन 25,000 में से अनफॉर्चुनेटली 5,500 की जान जा चुकी है. ओके, लेकिन अभी भी सिस्टम में कुछ गैप्स हैं. भले यहाँ पे वर्कर सेल्फ रजिस्ट्रेशन का एक कंसेप्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का एक पोर्टल है, उसके बावजूद माइनिंग सेक्टर में अगर सिलिकॉसिस की प्रॉब्लम को हमको सॉर्ट आउट करना है तो जो मेन चीज है वो नहीं हो पा रही है. यहाँ पे देखिए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्पावरमेंट के अंदर. मैं डीजीएमएस बोलूंगा अभी से. तो ये जो डीजीएमएस नाम का बॉडी है, हमारी सरकारी बॉडी, इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिलिकॉसिस को रोके. और उसको कैसे रोका जाएगा? तो इसको रोकने का तरीका ये है, हमारे जो रेलेवेंट एक्ट्स हैं उनमें ये बताया गया है कि भाई कोई भी एम्प्लॉयर, अगर कोई भी एम्प्लॉयर के अंदर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है और उस एम्प्लॉयर के एम्प्लॉय को सिलिकॉसिस है, तो उस एम्प्लॉयर को नोटिफाई करना पड़ेगा डीजीएमएस को कि हाँ भाई इसको सिलिकॉसिस है. ये एम्प्लॉयर समय समय पे डॉक्टर्स अपॉइंट करेंगे जो कि वर्कर्स को चेक करेंगे, और अगर वर्कर्स को निकल के आता है सिलिकॉसिस तो दैट हैज टू बी रिपोर्टेड टू डीजीएमएस. ये लीगली रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 ऑफ द अर्स्टवाइल माइंस एक्ट एंड सेक्शन 12 ऑफ द नाउ इफेक्टिव
OSHWC कोड 2020। तो अभी तो देखिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड आ गया है 2020। इससे पहले एक्टिव था माइंस एक्ट 1952। तो इससे पहले वाले माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन 25 में रिक्वायरमेंट थी सारे एम्प्लॉयर्स के ऊपर कि वो डॉक्टर्स अपॉइंट करेंगे, उनके अंदर जितने भी वर्कर्स हैं उनको अगर सिलिकोसिस होता है तो ये रिपोर्ट किया जाएगा DGMS को। और अब चूंकि माइंस एक्ट हट चुका है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड आ गया है 2020 का, तो इसके सेक्शन 12 के अंदर भी यही लिखा हुआ है। लेकिन कोई भी रिपोर्टिंग यहाँ पे एम्प्लॉयर्स की तरफ से नहीं होती, किसके पास? DGMS के पास। DGMS के पास कोई रिपोर्ट जाती नहीं। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के पोर्टल पे कोई वर्कर सेल्फ रजिस्ट्रेशन करके बता दे तो ठीक है, एम्प्लॉयर नहीं बताता। तो ये जो माइन ओनर्स हैं ये रेगुलरली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पे अवेड कर रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रेगुलरली अवेड हो रही है। उनको DGMS को रिपोर्टिंग करनी है, केसेस की रिपोर्टिंग वो करते नहीं है जो भी। और ये सबसे मेन सेफ्टी और प्रिवेंटिव प्रोटोकॉल है, तो ये सेफ्टी प्रिवेंटिव प्रोटोकॉल यहाँ पे क्लियरली वायोलेट हो रहा है। DGMS की बात की जाए तो इट इज द सोल इन्फोर्समेंट अथॉरिटी फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी इन माइंस, और यही माइन ओनर्स को अकाउंटेबल कर सकता है, बट कोई भी अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे नहीं हो रही है। इनफैक्ट DGMS के लिए यहाँ पे मॉनिटरिंग इसलिए भी बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंकि अगर आप राजस्थान का एग्जाम्पल देखो तो राजस्थान में अगर आप बात करो DGMS रजिस्टर्ड माइनिंग लीजेस और क्वेरी लाइसेंसेस, माइनिंग के लिए और क्वेरिंग के लिए राजस्थान में जो भी लाइसेंसेस इशू किए जाते हैं वो है टोटल 33,100, और केवल 33,100 में से 10 से 20% लाइसेंसेस को DGMS के साथ रजिस्टर किया जाता है। और DGMS मॉनिटरिंग केवल उन माइंस की और केवल उन क्वेरीज की कर सकता है जो कि उसके साथ रजिस्टर्ड है, बाकी का तो डाटा ही नहीं है ना। तो यहाँ पे जरूरत बनती है राज्य की सरकार की भी, केंद्र की सरकार की भी, कि इन प्राइवेट कंपनियों को अकाउंटेबल किया जाए। अब सरकारें भी यहाँ पे थोड़ा शांत पड़ जाती। सरकारें क्यों शांत पड़ जाती? सरकारों का सिंपल ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई उनको माइनिंग करके ज्यादा कोल पैदा करना है, ज्यादा नेचुरल गैस पैदा करनी है, ज्यादा मिनरल्स पैदा करने हैं, ओवरऑल देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाना है, इंपोर्ट्स कम करने हैं। तो अगर वो जरूरत से ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस डालेंगी इस प्रकार की माइनिंग कंपनीज के ऊपर, एम्प्लॉयर्स के ऊपर, तो ये एम्प्लॉयर्स काम नहीं कर पाएंगे, हमारा माइनिंग सेक्टर कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन ओवरऑल इस फैसिलिटेशन के चलते ये जो गरीब लोग हैं ना, इनके राइट्स यहाँ पे मारे जाते हैं। और इस प्रकार का सिस्टम ना इन गरीबों को लोड होगा, क्योंकि इन गरीबों को सिलिकोसिस हो जाएगा, ये मर जाएंगे और कोई भी इनको पूछने वाला नहीं है। प्लस यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि लेबर कोड में भी कुछ डाइल्यूशंस किए गए। क्या लिखा हुआ? परसिस्टेंट अटेम्प्ट्स टू एस्टैब्लिश द एम्प्लॉयर वर्कर रिलेशनशिप ऑन रिकॉर्ड हैव ड्रॉन अ ब्लैंक गिवन दैट द माइन ओनिंग कम्युनिटी इज अ मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर टू द स्टेट। जी हाँ, ये जो माइन रेवेन्यू कंपनीज होती है ना, माइनिंग वाली जो कंपनीज होती है, अच्छा खासा पैसा देती हैं स्टेट्स को, बहुत जबरदस्त पैसा आता है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन में। तो उसके चलते ओवरऑल अगर आप देखो तो जो भी रेगुलेशन है इन माइन कंपनीज के ऊपर राज्य की सरकारों का और केंद्र की सरकारों का, वो थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। अभी के लिए जो रेगुलेशन है वो किसके हिसाब से हो रहा है? OSHWC कोड के हिसाब से, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन OSHWC कोड के हिसाब से। अब इस कोड के अंदर दो चीजों को देखते हैं। एक तो है सेक्शन 6 ऑफ द कोड। ये जो सेक्शन 6 है आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड का, ये सारे एम्प्लॉयर्स के लिए मैंडेटरी करता है कि भाई उनके यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयर्स काम कर रहे हैं उनके एनुअल हेल्थ चेक्स हों, और ये एनुअल हेल्थ चेक्स फ्री हों। ठीक है भाई, एक तो ये बात यहाँ पे हो गई। लेकिन ये जो फ्री एनुअल हेल्थ चेक्स की बात की गई है ना सेक्शन 6 ऑफ द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड में, ये की गई है फॉर अ एज फ्लोर ऑफ 45 ईयर्स। तो मतलब जितने भी माइंस में और इस प्रकार के एस्टेब्लिशमेंट में काम करने वाले लोग हैं अंडर सेक्शन 6, और सेक्शन 6 के भी रूल 6 की अगर आप बात करो तो वहां पे ये जो एनुअल हेल्थ चेक की बात की गई है, ये बात की गई 45 साल के एज के वर्कर्स के लिए। वहीं पे अगर आप रूल 92 to 102 में चले जाओगे तो पता चलेगा कि इनिशियल एंड पीरियोडिक एग्जामिनेशन फॉर ऑल माइन वर्कर्स। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। एक रूल में लिखा है कि भाई एनुअल इंस्पेक्शन होगा, एनुअल हेल्थ चेकअप होगा 45 साल के एज वाले लेबरर्स का, और एक जगह पे लिखा हुआ है कि रूल 92 to 102 में कि भाई जो भी एनुअल और पीरियोडिक एग्जामिनेशन होगा वो होगा भाई सबके लिए। तो एक जगह पे 45 साल वालों के लिए एग्जामिनेशन लिख रखा है, एक जगह पे सबके लिए लिख रखा है। इससे बेटर तो जो पहले के माइंस एक्ट थे वहां पे सबके लिए हेल्थ चेकअप लिख रखा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि माइंस एक्ट के कंपैरिजन में जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड है ये एक तो थोड़ा हल्का हो गया है, दूसरा इसका प्रॉपर तरीके से ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंटेशन होता नहीं है। तो यहाँ पे राइट्स किसके जाते हैं? राइट्स केवल एक के जाएंगे, और वो है वो लेबर जिसको यहाँ पे सिलिकोसिस हो जाता है।
तो इसको रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? तो भैया राज्य की सरकारों को यहाँ पे अलाइव होना पड़ेगा। राज्य की सरकारों को माइनिंग कंपनीज के ऊपर अपना नजर रखनी होगी। राज्य की सरकारों को एक रोबस्ट सिस्टम फॉर प्रिवेंटिव एनुअल हेल्थ चेक लेके आना पड़ेगा, तभी सिलिकोसिस को आप प्रिवेंट करके रख सकते हो। ठीक है भाई, तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। ठीक है, सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, डीएमएफटी फंड्स को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, लोकल मैन्युफैक्चरर्स को इंसेंटिवाइज करना चाहिए कि वो लो कॉस्ट डस्ट सप्रेसेंट एंड वेट ड्रिलिंग मैकेनिज्म को यहाँ पे डिप्लॉय करें। तो ये सब बातें ओवरऑल इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बता रखी। नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं, जैबिंग चिल्ड्रन। अच्छा, वीडियो पे लाइक का बटन अगर अब तक न दबाया हो तो दोस्तों दबा दो, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लो अगर अब तक नहीं किया है तो, हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हर चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो जैबिंग चिल्ड्रन, एज कोवैक्सीन गेट्स क्लोजर टू अप्रूवल फॉर चिल्ड्रन, डाटा ट्रांसपेरेंसी इज वाइटल। देखिए, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है सरकार की, इसने रिकमेंडेशन दिया है ड्रग कंट्रोल जनरल को, ताकि कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया जा सके उन बच्चों के लिए जो कि 2 से 18 साल की उम्र के। अब यहां पे अगर डीसीजीआई अप्रूवल दे देता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि उसके बाद कोवैक्सीन इंडिया की पहली वैक्सीन बन जाएगी जो कि बच्चों को दी जाएगी। अप्रूवल वाली पहली वैक्सीन है जाइकोव डी। जाइकोव को भी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल चुका है, लेकिन अब तक इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो शुरू नहीं हुआ है। अब तक एक भी जाइकोव डी की वैक्सीन बच्चों को दी नहीं गई है, और अभी ऐसा लग रहा है कि 1-2 महीने और लगेंगे। और अगर यहाँ पे कोवैक्सीन को अप्रूवल मिल जाता है तो कोवैक्सीन की तो वैसे भी प्रोडक्शन कैपेसिटी अच्छी है, तुरंत के बेसिस पे बच्चों को यहाँ पे वैक्सीन देनी शुरू की जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट की कोवोवैक्स वैक्सीन है, याद रखिएगा कोवोवैक्स। तो आपसे कोई पूछे कि भाई सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोवैक्सीन बच्चों की कौन सी है, तो कोवोवैक्स है। कोवोवैक्स के ट्रायल्स भी यहाँ पे शुरू हुए हैं, अब देखते हैं ट्रायल्स कब खत्म होते हैं। तो कोवैक्सीन की बात की जाए तो कोवैक्सीन के लिए एक ट्रिमेंडस अचीवमेंट है। अब ये अचीवमेंट थोड़ा हल्का इस बात के ऊपर पड़ जाता है कि अभी भी WHO का अप्रूवल जो मेन कोवैक्सीन वैक्सीन है उसको मिला नहीं है, अभी भी वो अप्रूवल बाकी है, कब मिलेगा वो देखने वाली बात है। अब खास बात यहाँ पे ये है कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी जिस डाटा के बेसिस पे रिकमेंड कर रही है ड्रग कंट्रोलर जनरल को कि आप अप्रूवल दे दो कोवैक्सीन को, वो डाटा भी पब्लिक डोमेन में नहीं है। हालांकि डाटा है, ट्रायल हुए हैं, भारत बायोटेक ने इंटरिम डाटा पेश किया है फेज 2 और फेज 3 ट्रायल का, किसको, डीसीजीआई को। अब इंटरिम डाटा ही दोगे, क्योंकि बात यहां पे ये है ना कि देखिए क्या होता है कि बच्चों के ऊपर जब आप वैक्सीन का टेस्ट करते हो, 525 बच्चों के ऊपर वैक्सीन का टेस्ट हुआ है कोवैक्सीन का, ठीक है, और इसके लिए भी सरकार से परमिशन ली गई थी। तो बच्चों को 28 दिन के गैप पे यहाँ पे कोवैक्सीन दी गई है, और जब दोनों डोजेस दी जाती है ना, उसके 1 महीने के बाद ना इम्यूनोजेनिसिटी चेक किया जाता है, इम्यूनोजेनिसिटी चेक, और सेफ्टी फॉलोअप्स होते हैं रिपोर्ट्स के हिसाब से। तो ये सब किया गया इन 525 बच्चों में, लेकिन लॉन्ग टर्म इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इसको चेक करने के लिए तो आपको 1.5 साल रुकना पड़ेगा। अभी 1.5 साल नहीं रुका जा सकता, क्योंकि बच्चों को स्कूल वगैरह भेजना, सरकार की बिल्कुल क्लियर पॉलिसी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दो। तो कुल मिला के लॉन्ग टर्म में इस वैक्सीन के क्या आउटकम्स आएंगे ये बच्चों के बारे में किसी को भी नहीं पता है। इसी को लेके मेडिकल फेटर्निटी ने कुछ बात भी बोली है कि बच्चों में आपको इतना पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। कुल मिला के अच्छी बात बस यहाँ पे ये है कि जो 525 बच्चों के ऊपर यहाँ पे ये टेस्ट हुआ है, इसका डाटा देर सवेर पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। ये अगर पब्लिक डोमेन में आ जाए और लोग भी इस डाटा को पढ़ लें और लोग भी थोड़ा बहुत यहाँ पे आप कह लो कि कन्विंस हो जाएं, क्योंकि ये डाटा जब पब्लिक में आएगा तो बहुत सारे और साइंटिफिक एक्सपर्ट्स भी पढ़ेंगे, वो भी अपनी राय देंगे। तो वो अगर बोलते हैं, मेजर कम्युनिटी ये बोलती है कि और टेस्ट कराओ तो और कराओ, और सब बोलते हैं कि नहीं भाई इसको अप्रूव कर दो तो अप्रूव कर दो। अब यहाँ पे सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के पास केवल डाटा है, वो अपना रिकमेंडेशन भेज रही है डीसीजीआई के पास। अब डीसीजीआई लोगों के सामने पब्लिक डोमेन में इस डाटा को रखे बिना अगर अप्रूव कर देगा तो चीजें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। और इसी के चलते अभी आप देखिए कि WHO में भी मेन कोवैक्सीन वैक्सीन है, उसको भी अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो ये सब बातें यहाँ पे बता रखी हैं। बच्चों के लिए वैक्सीन बनाना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग टास्क है। रीजन बीइंग कि भाई एडल्ट्स के लिए जो आप डोजेज देते हो उस डोजेज से थोड़ा आपको डाउन करना पड़ेगा, साइजिंग डाउन करना पड़ेगा इस वैक्सीन की डोजेस को। ओके, बच्चों के अपने अलग डेवलपमेंटल और फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं। WHO ने रिकमेंड किया है कि जो क्लिनिकल ट्रायल से बच्चों में दे आर एसेंशियल टू डेवलप एज स्पेसिफिक एम्पिरिकली वेरीफाइड थेरेपीज एंड इंटरवेंशंस टू डिटरमाइन द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट्स फॉर देम। तो मतलब बच्चों के सिस्टम्स के हिसाब से वैक्सीन को यहाँ पे बदलना पड़ता है। ठीक है, अब वो वैक्सीन बदलने का प्रोसेस किस प्रकार से हुआ है
ये एसेस करना SEC का काम है, DCGI का काम है, और कुछ हद तक उसके बाद WHO का काम है, क्योंकि फिर कोवैक्सीन की एप्लीकेशन जाएगी WHO के पास कि हाँ भाई इसको ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड के बच्चों के लिए भी आप अप्रूव कर दो। एक सवाल यहाँ पे ये भी उठ रहा है कि जो 525 बच्चों के ऊपर ये टेस्ट हुआ है कोवैक्सीन का, क्या ये 525 इनफ है या फिर कुछ और लोगों के ऊपर भी यहाँ पे टेस्ट होना चाहिए इस कोवैक्सीन का? ठीक है, तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे एड्रेस करना जरूरी है। ओके, लेट्स सी कि क्या निकल के आता है, DCGI यहाँ पे क्या बोलता है। जिस हिसाब से DCGI का रिस्पॉन्स आ जाएगा उस हिसाब से भी एडिटोरियल छपेंगे, हम उनको भी वहाँ पे एसेस करेंगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं आइसिस वर्सेस तालिबान। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर इंट्रोडक्शन में कि काबुल में कोई भी सरकार बैठी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अफगानिस्तान में पीस कोसों दूर है। अभी रिसेंटली कुंडूज के एक मॉस्क में सुसाइड अटैक हुआ है, 50 लोगों की जानें गई हैं। भारत सरकार ने भी यहाँ पे शोक व्यक्त किया है। ज्यादातर लोग जो मर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर वो शिया माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान के अंदर की कॉन्फ्लिक्ट इट इज नोवेयर नियर रेजोल्यूशन। अगर बात की जाए तो जो इस्लामिक स्टेट खुरासन है वो अभी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है इस प्रकार के अटैक्स के लिए। ये अफगानिस्तान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। और IS की जो डॉक्ट्रिन है ना ऑफ हेट्रेड टुवर्ड्स शियास, इसके बारे में हर कोई जानता है। इराक और सीरिया में भी इन्होंने शिया के खिलाफ अत्याचार किए हैं और अफगानिस्तान के अंदर भी शिया के खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं। आपको पता ही होगा कि मुस्लिम के अंदर 2 सेक्ट्स होते हैं, शिया सुन्नी, और वो विवाद काफी बड़ा है, काफी लड़ाई होती है इसके बेसिस पे। तो यहाँ पे सिस्टमैटिकली टारगेट किया जा रहा है शिया लोगों को। एक हजारा कम्युनिटी है अफगानिस्तान के अंदर, उसके बहुत सारे लोगों को मारा जा रहा है। इनफैक्ट हजारा कम्युनिटी को तो पहले तालिबान ने भी मारा है। इनको रिजेक्शनिस्ट ऑफ फेथ कहा जाता है। तो इस प्रकार के अटैक्स के इस्तेमाल से सुन्नी हार्डलाइनर्स का सपोर्ट खींचने की कोशिश करते हैं ये टेरर ग्रुप्स और सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स को फैलाते हैं। लेकिन उससे नुकसान क्या होता है? केवल आम लोगों का। ये जो कुंडूज ब्लास्ट है ये तीसरा मेजर अटैक है किसके द्वारा? इस्लामिक स्टेट खुरासन के द्वारा। कहां पे? अफगानिस्तान के अंदर, जब से तालिबान पावर में आया। तो तालिबान पावर में आया है विद इफेक्ट फ्रॉम 15 अगस्त, और तब से लेके अब तक ये तीसरा डेडलीस्ट अटैक है। कहां पे? अफगानिस्तान के अंदर। तो जैसे 15 अगस्त को काबुल में तालिबान की सरकार आई, उसके कुछ दिन बाद ही एक आईसिस का सुसाइड स्क्वाड काबुल एयरपोर्ट पे गया, वहां पे बम फोड़ा। भाई बहुत से लोग मरे, 170 अफगानिस्तान के लोग मरे, 13 अमेरिकन सोल्जर्स मरे। फिर 3 अक्टूबर को एक बम फोड़ा था कहां पे? तो जो तालिबान के स्पोक्समैन है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, इनकी मदर के रिस्पेक्ट में एक मेमोरियल सर्विस हो रही थी काबुल के मॉस्क में, और वहां पे बम फोड़ दिया गया, 5 लोगों की जान चली गई। तो इससे क्या पता चलता है? इससे क्लियर कट एक बात पता चलती है कि भाई आइसिस खुरासन कोई कमजोर ऑर्गेनाइजेशन नहीं रह गया अफगानिस्तान के अंदर। इनकी कैपेबिलिटीज लगातार बढ़ रही हैं इनकी अटैक करने। क्योंकि देखिए अभी के लिए पॉलिटिकल कब्जा तो तालिबान का है। अगर पॉलिटिकल कब्जा तालिबान का है तो तालिबान सिस्टमैटिकली कंट्रोल कर सकता है आइसिस खुरासन को। बट अगर आइसिस खुरासन लगातार अटैक किया जा रहा है तो इसका मतलब तालिबान उसको पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहा। आइसिस खुरासन अभी भी एक्टिव है और डोमिनेंट है, कमजोर नहीं पड़ा है। पहले बोला जाता था कि अफगानिस्तान की जो ईस्टर्न प्रोविंसेस हैं केवल वहां तक फैला हुआ है आइसिस खुरासन। अब तो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि आइसिस खुरासन केवल ईस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ अफगानिस्तान में नहीं है, अफगानिस्तान के बहुत से हिस्सों में फैल गया है। इराक और सीरिया में भले ही 2015-16 में सेटबैक मिला था आइसिस खुरासन को, लेकिन वो अब यहाँ पे आइसिस को, मतलब इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया को, बट अब इस्लामिक स्टेट की जो खुरासन वाली ब्रांच है ये ताकत में आ रही है। तो 1996 में जब तालिबान ने पावर कैप्चर की थी, 90% कंट्री उनके कंट्रोल में आ गई थी, अपना ब्रूटल कोड उन्होंने इंप्लीमेंट किया था। और अब अगर आप बात कर दो यहाँ पे 2021 की, तब तालिबान पावर में आए। दोनों ही बार तालिबान ने प्रॉमिस किया था लोगों को कि आपको शांति का माहौल मिलेगा, बट किसी भी प्रकार का शांति का माहौल नहीं मिल रहा है। तालिबान और इस्लामिक स्टेट खुरासन के जिहादिस्ट हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं, और इससे हालत किसकी खराब है? इससे हालत खराब है यहाँ पे आपकी अफगानिस्तान के लोगों की। तालिबान को इस आर्टिकल में एड्रेस किया जा रहा है एज अ पाश्तून नेशनलिस्ट इस्लामिस्ट मिलिटेंसी, और ये इस्लामिस्ट मिलिटेंसी अफगानिस्तान की सिविलियन सरकार के अगेंस्ट थी। और आइसिस खुरासन को यहाँ पे एड्रेस किया जा रहा है स्पैन इस्लामिस्ट जिहादिस्ट आउटफिट। और ये दोनों ही आउटफिट बिल्कुल भी डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करते। डेमोक्रेसी क्या छोड़ो, लोगों की नॉर्मल जिंदगी जीनी यहाँ पे मुश्किल हो रही है। तो यहाँ पे जो आउटसाइड कंट्रीज हैं वो चाह रही है कि चीजें सॉर्ट आउट हो जाए, इस प्रकार के अटैक्स ना हो, लड़ाई चुपचाप हो जाए, बट वो होता है यहाँ पे दिख नहीं रहा है। जो लोगों को सिक्योरिटी का प्रॉमिस दिया गया है वो प्रॉमिस काफी हॉलो है। डेली के बेसिस पे इन अटैक्स में अफगानिस्तान के अंदर लोग मरते हैं। और ऑब्वियस ही बात है
तालिबान थोड़ा बहुत प्रेशर में आ भी जाए आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशंस की, यूएनओ के, वर्ल्ड बैंक के, आईएमएफ के, चूंकि इस तालिबान को पैसा चाहिए देश चलाने के लिए, देश चलाने के लिए तो पैसा चाहिए ना। लेकिन उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट आइसिस खुरासान को कैसे रोकोगे, ये सोच पाना थोड़ा मुश्किल है। अगर तालिबान बहुत ज्यादा फोर्थ गिविंग हो जाता है इंटरनेशनल प्रेशर में, तो इंटरनेशनल प्रेशर में तालिबान थोड़े बहुत राइट्स देने भी लगता है, रिस्ट्रिक्शंस हटाने भी लगता है। तो जो अफगानिस्तान की हार्ड लाइन और अल्ट्रा कंजर्वेटिव सोसाइटी है, उसको तालिबान कैसे अपने आप को जस्टिफाई कर पाएगा, क्योंकि तालिबान अपने कंजर्वेटिव थॉट प्रोसेस के तो ही अफगानिस्तान की हार्ड लाइन सोसाइटी में ताकत में है। तो कल की डेट में वेस्टर्न कंट्रीज के प्रेशर के अंदर पैसों की जरूरत के हिसाब से तालिबान अगर नियम कानूनों को थोड़ा रिलैक्स करता भी है, तो यहाँ पे आइसिस खुरासान को फ्यूल मिल जाएगा। वो लोगों को ये बोल सकते हैं कि देखो ये तालिबान उतना कंजर्वेटिव नहीं है, उतना इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए आप हमको फॉलो करो। इससे इस्लामिस्ट खुरासान की जो फैन फॉलोइंग है वो बढ़ सकती है, और ओवरऑल ये जो सिविल वॉर है ये बढ़ता ही जाएगा। तो कुल मिला के आगे आने वाले समय में अफगानिस्तान में जल्दी किसी भी प्रकार का कोई पीस प्रोसेस बनता नजर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं टेकिंग द लिड ऑफ इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोस। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, पेंडोरा पेपर्स की बात की जा रही है। पेंडोरा पेपर्स ने बताया है द नीड फॉर कंसर्टेड स्टेप्स टू अल्टर द ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। पेंडोरा पेपर्स रिलीज हुए 3 अक्टूबर को, और इसने इलीगल एक्टिविटीज ऑफ द रिच एंड माइटी अक्रॉस द वर्ल्ड को यहाँ पे एक्सपोज कर दिया। ये जो पेंडोरा पेपर इन्वेस्टिगेशन है, इट अब तक की लार्जेस्ट एवर जर्नलिस्टिक कोलैबोरेशन है। 600 जर्नलिस्ट ने यहाँ पे अपना रोल प्ले किया। 150 मीडिया आउटलेट्स हैं 115 कंट्रीज के। ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है जर्नलिस्ट का, उसको बोला जाता है इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, जिसने रिसर्च किया और एनालाइज किया 12 मिलियन डॉक्यूमेंट्स, 1 करोड़ 20 लाख डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे एनालाइज किया गया है टू अनरेवल द फंक्शनिंग ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर विच हेल्प्स इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज। ठीक है, तो ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को अनरेवल करने में, जो कि इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज को बढ़ावा देते हैं, इसके लिए यहाँ पे ओवरऑल ये पूरे के पूरे पेंडोरा पेपर्स हैं। कुल मिला के इन पेंडोरा पेपर्स में यही लिखा हुआ है कि दुनिया भर में किस प्रकार से जो रिच है वो अपना टैक्स बचाने के लिए अपना लीगली या इलीगली अर्न मनी को देश के बाहर टैक्स हेवंस में भेज देते हैं। और यहाँ पे बहुत एक कॉम्प्लेक्स टैक्स लॉज और लूप होल्स का इस्तेमाल किया गया। क्या होता है कि डेफ्ट मूव्स किए जाते हैं किसी फॉरेन जुरिस्डिक्शन में, किसी टैक्स हेवन में। आप किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को पकड़ो, और वो कंपनी आपके बिहाफ पे जो आपका पैसा है उसको एक ट्रेल फॉलो करते हुए, एक कंपनी बनाई, उसके बाद एक और कंपनी बनाई, उसके बाद एक और कंपनी बनाई, और जो पहली वाली कंपनी है उसको डिसॉल्व कर दिया। तो पहली वाली कंपनी के थ्रू आपने पैसा इन्वेस्ट किया था, पहली वाली कंपनी को ओवरऑल बैंकरप्ट दिखा के डिसॉल्व कर दिया, और आपका पैसा आगे की 2-3 कंपनियों में चला गया, और जिन कंपनियों में गया है वहां पे किसी को पता ही नहीं है कि इस कंपनी में ये जो इतना पैसा है ये आपकी ओनरशिप के अंदर है। आईसीआईजे की जो लिस्ट यहाँ पे निकल के आई है, वैसे तो उसमें बताया है कि जो भी यहाँ पे कंपनी के ट्रेल बनाए गए हैं वो 1996 से लेकर 2020 के बीच में बनाए गए हैं, और यहाँ पे बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। कौन कौन है यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे 330 पॉलिटिशियंस हैं, 130 फोर्ब्स बिलियनियर्स हैं, सेलिब्रिटीज, ड्रग डीलर्स, रॉयल फैमिली मेंबर्स, रिलीजियस ग्रुप्स के लीडर्स, सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे खास बात यहाँ पे बताई जा रही है कि ज्यादातर ये इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज है ना, वो 2 जगहों से ओरिजिनेट होते नजर आ रहे हैं, एक न्यूयॉर्क से, एक लंदन से। न्यूयॉर्क और लंदन दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल सेंटर्स हैं, और जो दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल सेंटर्स हैं ना, वो नियम कानूनों को लोगों के लिए बड़ा सिंपल रखते हैं, तभी तो वहां से इस प्रकार की चीजें एक्टिव हो पाती हैं। अगर आप बात करो सिंस 2008 बहुत से पेपर्स यहाँ पे रिलीज हुए हैं। 2017 में पैराडाइज पेपर्स रिलीज हुए थे। पैराडाइज पेपर्स में जो 100 साल पुरानी एप्पल बाई फर्म है, ऑफशोर लॉ फर्म, ऑफशोर लॉ फर्म्स क्या करती हैं, ये ऑफशोर लॉ फर्म्स किसी इंडिविजुअल को पैसा लॉन्डर करने में मदद करती हैं। तो मान लो मेरे पास 200 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, और मैं भारत सरकार को बताना नहीं चाहता कि मेरे पास 200 करोड़ है, तो मैं किसी एक ऑफशोर फर्म को कॉपरेट करूंगा और उससे बोलूंगा भैया मेरे पास ये 200 करोड़ है, बताओ कैसे मैं ये पैसा आपकी कंट्री में लेके जाऊं और वहां पे जाके बैंकों में जमा कर दूं। तो उसके लिए फिर ये एप्पल बाई नाम की फर्म मेरी मदद करेगी और उसके लिए मुझसे पेमेंट लेगी। तो जो अमीर लोग हैं, मेरे पास तो 200 करोड़ का 1 करोड़ पता नहीं कभी आएगा, लेकिन इंडिया में बहुत सारे लोगों के पास इतने पैसे होते हैं। 2016 में जो पैनामा पेपर्स थे, ठीक है, 2016 की जो रिपोर्ट थी वो किसके सर्वर से निकाले गए थे, तो पैनामा की फाइनेंशियल फर्म थी मोज़ैक फोंसेका। तो इस प्रकार की ऑफशोर फर्म्स के जब अकाउंट लीक हो जाते हैं ना, तभी कोई ना कोई पेपर आ जाता है, और इस बार तो 14 फर्म्स के अकाउंट लीक हुए हैं, जिसके थ्रू ये पेंडोरा पेपर आपका निकल के आ रहा है। अब इसमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं,
ठीक है, कहीं कहीं के फ्रेंच मिनिस्टर हैं, बहुत सारे आप कह सकते हो लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। ओके, तो ये सब चीजें हैं। जैसे और इसके लिए प्रोसिक्यूशन भी हुआ है पहले यूनाइटेड स्टेट्स में 2000 में यूबीएस बैंक और ब्रैडले बर्कनफील्ड बैंक, ये भी प्राइवेट बैंकर की तरह काम कर रहे थे और ओवरऑल ऑफशोर बैंक्स की तरह लोगों का पैसा दूसरी कंपनी में चुपचाप भेज रहे थे। इसके लिए इनको प्रोसिक्यूट किया गया था। यूएस में बात की जाए तो यूएस में डेलावेयर नाम की जगह है जो कि एक टैक्स हेवन है, वहां पे भी इस प्रकार से पैसा घुमाया जाता है। तो कुल मिला के पैसा घुमाने का तरीका क्या है, लेयरिंग इन्वॉल्व है यहाँ पे। पहले पैसा एक शेल कंपनी में जाएगा, उसके बाद से दूसरी शेल कंपनी में, तो एक शेल कंपनी एक टैक्स हेवन में, दूसरी शेल कंपनी दूसरे टैक्स हेवन में, तीसरी शेल कंपनी तीसरे टैक्स हेवन में, पैसा 3 लेयर में घूम जाएगा और पहली कंपनी फिर डिसॉल्व हो जाएगी। अब बहुत मेजर स्केल पे काम करना होता है, इसीलिए जो ऑफशोर कैपिटल फर्म होती हैं ये यहाँ पे ऑपरेट करती हैं। ये जो ऑफशोर कैपिटल फर्म होती हैं क्या करती हैं कि भाई बहुत सारी ऐसी शेल कंपनीज बना देंगे, उन शेल कंपनीज में थोड़ा थोड़ा पैसा सबका इन्वेस्ट कर देंगी, किसी एक शेल कंपनी को डाइवेस्टेड दिखा देंगी, उसके एसेट्स को अगली कंपनी में ट्रांसफर कर देंगी। ये जो भी ट्रांसफर है ये जिस कंट्री में हो रहा है, मान लो मॉरिशस में हो रहा है, मॉरिशस को ज्यादा मतलब है नहीं, उनको तो बस इस बात से मतलब है कि पैसा उनकी कंट्री में आ रहा है, वो ज्यादा टैक्स वैसे ही नहीं लगा रहे, उनको पता है ज्यादा टैक्स लगाओगे कोई तुम्हारे यहाँ आएगा नहीं। लेकिन इंडिया, यूएस और चाइना जैसी कंट्रीज परेशान हो जाती हैं, रीजन बीइंग कि इनका पैसा निकल रहा है इनके देश के बाहर से। ठीक है भाई, ओवरऑल नाम बहुत बड़े बड़े इन्वॉल्व हैं। शकीरा, इंडियन क्रिकेट कैप्टन सचिन तेंदुलकर, जॉर्डन के किंग, यूक्रेन के प्रेसिडेंट, केनिया के प्रेसिडेंट, इक्वेडार के प्रेसिडेंट, चेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के कोई बहुत क्लोज, इन सब के नाम यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। इन इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज को रोकने के लिए ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन और डेवलपमेंट लगातार ट्राई कर रहा है, सिस्टम्स इवॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। और इसी के लिए रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुआ है 8 अक्टूबर को, एग्रीमेंट हुआ है 140 कंट्रीज के बीच में कि 15% मिनिमम टैक्स रेट लगाया जाएगा कॉर्पोरेट्स के ऊपर। तो मॉरिशस और पैनामा जैसे ऑफशोर हेवेंस अब 2%, 1% जो इंटरेस्ट टैक्स रेट लगाते हैं ना, वो नहीं लगा पाएंगे। मिनिमम टैक्स रेट 15% का लगाओगे तो कंपनियों को भी पता होगा कि तुम अपना पैसा घुमा के कहां पे भी ले जा रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, 15% तो मिनिमम टैक्स देना ही पड़ेगा। क्योंकि कंपनियां बड़ी शाणी होती, ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी में कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम है तो वो वहां पे पैसा नहीं घुमाएंगी। देखिए कहीं कहीं पे जैसे इंडिया में 23-24% पे आ गया कॉर्पोरेट टैक्स रेट, वो इंडिया से भी पैसा बाहर ले जाएंगे। किसी कंट्री में अगर 15% कॉर्पोरेट टैक्स होगा ना तो वो वहां से भी बाहर ले जाएंगे। जहां पे उनको कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम मिलेगा, 1 या 2%, 3%, वो वहां पे अपने पैसे को ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए ये ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट 15% लगाने की बात की जा रही है और इसके लिए 8 अक्टूबर को 140 कंट्रीज में एग्रीमेंट भी नक्की हो गया है। अब वो किस प्रकार से इंप्लीमेंट होगा वो आगे आने वाले समय में थोड़ी क्लैरिटी आएगी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ इस वीडियो को शेयर करिए। इंस्टाग्राम पे चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, हर चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। हैव अ गुड डे, बाय।